आप जुड़े हैं ऑडियो बुक गैंग से, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। हर कहानी, हर विचार सीधे आपके दिल से बातचीत करता है। चलिए सुनना शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंट बुक के बारे में। खुद को समझना और कंट्रोल छोड़ना एक बहुत ही गहरा लेकिन बेहद सशक्त करने वाला अनुभव है। जब हम खुद को जानते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और किन्हें नहीं। अक्सर हम अपनी जिंदगी में बीते हुए दर्द, अधूरी उम्मीदों और अपनी खुद की कठोर पहचान से चिपके रहते हैं, जिससे हमें दर्द और तनाव ही मिलता है। लेकिन जब हम इन्हें छोड़ना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही तरह की आजादी आ जाती है। इंसान की फितरत होती है कि वह हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हमें लगता है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल रखेंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में हर चीज को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। कई बार लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, हालात हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलते और चीजें वैसे नहीं होती जैसे हमने सोचा था। ऐसे में अगर हम हर बार परेशान होते रहेंगे और खुद को कोसते रहेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बजाय अगर हम यह स्वीकार कर ले कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है और हमें बस उन्हें जाने देना है, तो हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा आसान और खुशहाल हो सकती है। जब हम अपनी पुरानी तकलीफों से चिपके रहते हैं तो वे हमें अंदर ही अंदर तोड़ती रहती हैं। किसी ने हमें बचपन में बुरा कहा हो, किसी दोस्त ने धोखा दे दिया हो, किसी रिलेशनशिप में हमें तकलीफ मिली हो, हम इन चीजों को अपने साथ सालों तक लेकर चलते रहते हैं। लेकिन क्या यह सच में हमारे काम आती है या फिर यह बस हमारे दिल और दिमाग पर बोझ बनकर बैठ जाती है? सच तो यह है कि जब तक हम अपने पुराने घावों को पकड़े रहेंगे तब तक नए घाव बनते रहेंगे। इसलिए खुद को हल्का करने के लिए, अपने दिल और दिमाग को खुला रखने के लिए हमें माफ करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। ये जरूरी नहीं कि आप सामने वाले को माफ करके उसके साथ फिर से वैसे ही जुड़ जाएं, लेकिन खुद की भलाई के लिए उस दर्द को छोड़ देना बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग एक निश्चित पहचान से खुद को जोड़ कर रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हमेशा स्ट्रांग, परफेक्ट या किसी खास तरह का दिखना चाहिए। अगर हम किसी खास एग्जाम में फेल हो जाएं, तो हम खुद को लूजर समझने लगते हैं। अगर किसी रिश्ते में हम सफल नहीं हो पाते तो हमें लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है। लेकिन यह सोच हमें सीमित कर देती है। हमारी असली पहचान किसी एक विफलता या सफलता से तय नहीं होती, बल्कि हम हर दिन खुद को नए तरीके से ढाल सकते हैं। अगर हम खुद को एक लचीली पहचान के साथ देखना शुरू करें तो हम बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हों। तब हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा खूबसूरत और आसान हो सकती है। खुद को बेहतर तरीके से समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी फीलिंग्स से खुश हों। कौन सी चीज हमें दुखी करती है? जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या हमारे अंदर कोई अधूरी चाहत होती है जो पूरी नहीं हो रही होती? इन सवालों पर ध्यान देना हमें खुद को जानने में मदद करता है। हम जितना खुद को समझेंगे उतना ही अपनी जिंदगी के बारे में भी समझ पाएंगे। इससे हमें यह तय करने में आसानी होगी कि कौन सी चीजें हमें कंट्रोल करने की जरूरत है और कौन सी चीजें बस छोड़ देनी चाहिए। जब हम कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी को अपने हाल पर छोड़ दें और कोई कोशिश ही न करें। इसका मतलब यह होता है कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे बस में है और बाकी चीजों को जाने दें। अगर कोई चीज आपके हाथ में नहीं है तो उसके बारे में चिंता करके खुद को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अगर बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता लेकर बाहर जा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर कोई इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा तो उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय आप अपनी उम्मीदों को एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार हम अपने परफेक्शन की चाह में खुद को ही तकलीफ देते रहते हैं। हमें लगता है कि हमें हमेशा सब कुछ सही तरीके से करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। गलतियां इंसान की फितरत का हिस्सा है और हमें खुद को इन गलतियों के लिए माफ करना आना चाहिए। अगर हम अपनी हर गलती के लिए खुद को कोसते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। खुद को जानना और कंट्रोल छोड़ना
दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप यह जान पाते हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी हैं और कौन सी बस एक बोझ बन गई है। अगर कोई चीज आपको बार बार दुखी कर रही है तो उसे छोड़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। यह आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इसे करने लगते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर भरोसा करना। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आपको बाहरी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते होंगे कि आप अपने रास्ते पर सही हैं और बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जिंदगी हमेशा आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन अगर आप खुद को समझते हैं और कंट्रोल छोड़ना जानते हैं तो आप हर हालात में खुश रह सकते हैं। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज हमें परेशान करती है वह हमारे खुद के ही थॉट्स और इमोशंस होते हैं। कई बार हम अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं और उन्हें अच्छा या बुरा लेबल करने लगते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखें तो क्या होगा? यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को ज्यादा शांत, क्लियर और बैलेंस्ड बना सकते हैं। यह कहते हैं नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी बिना किसी जजमेंट के खुद को और अपनी फीलिंग्स को देखते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे अच्छा या बुरा कहना। अगर हमें खुशी मिल रही है तो हम उसे अच्छा मानते हैं, और अगर कोई दुखदायक सोच आ गई तो उसे बुरा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम अपने विचारों और इमोशंस से उलझने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी नेगेटिव थॉट को पकड़कर बैठ जाते हैं और बार बार उसे सोचते रहते हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ पर असर होता है। लेकिन अगर हम उसे बिना जज किए बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखें तो वो थॉट आएगा और चला जाएगा बिना हमें परेशान किए। मान लो कि तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी बह रहा है। अब पानी के साथ कुछ सूखी पत्तियां बहकर आ रही हैं, कुछ फूल भी आ सकते हैं और कभी कभी कचरा भी। अगर तुम हर चीज को पकड़ने लगो तो क्या होगा? तुम उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसे बहते हुए देखो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पकड़े, तो क्या होगा? तुम शांत रहोगे। यही तरीका हमें अपने थॉट्स और इमोशंस के साथ अपनाना है। उन्हें बस आते जाते देखना है, बिना यह कहे कि वे अच्छे हैं या बुरे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में इसे करना कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग आदत से मजबूर है। जब भी कोई थॉट आता है तो वह तुरंत उसे कैटेगरी में डाल देता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह चिंता की बात है, यह खुशी की बात है। लेकिन जब हम नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि वह चीजों को बस वैसे ही देखे जैसे वे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ या लोग मेरी कदर नहीं करते, तो सामान्यतः तुम इसे एक नेगेटिव थॉट मानोगे और फिर उस पर सोचने लगोगे। हो सकता है कि तुम उदास हो जाओ या चिढ़ने लगो, लेकिन अगर तुम इसे बस एक थॉट के रूप में देखो, न कि किसी सच्चाई के रूप में, तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह सिर्फ एक बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। इमोशंस के साथ भी यही बात लागू होती है। कई बार हमें गुस्सा, दुख, डर या शर्मिंदगी महसूस होती है और हम उसे बुरा मानकर उसे दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उससे बचने लगते हैं। लेकिन इससे वह इमोशन और मजबूत हो जाता है। अगर तुम उसे बस ऑब्जर्व करो, उसे अलाव करो कि वह आए और फिर खुद ही चला जाए, तो वह तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारे इमोशनल रेगुलेशन में बहुत मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना सीख जाते हैं तो हम उन पर बेहतर तरीके से काबू पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी सिचुएशन में तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो आमतौर पर दो चीजें होती हैं। या तो तुम उस गुस्से में बह जाते हो और कुछ ऐसा कर देते हो जिसका बाद में पछतावा होता है, या फिर तुम उसे दबाने की कोशिश करते हो जिससे वह अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इस गुस्से को देखो और कहो कि ओह, अभी मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा, तो वह गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस तरह की ऑब्जर्वेशन से हमारी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होती है। जब हमारा दिमाग क्लियर होता है
और हम अपनी भावनाओं से उलझे बिना कोई फैसला लेते हैं तो वह ज्यादा सही होता है। मान लो कि तुम्हें किसी रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स में बह जाओ, तो हो सकता है कि तुम कोई इमोशनल डिसीजन ले लो जो लंबे समय में सही ना हो। लेकिन अगर तुम बस एक ऑब्जर्वर की तरह अपनी फीलिंग्स को देखो, तो यह एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है और इसे रोज प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अगर तुम इसे अपनाना चाहते हो तो कुछ आसान तरीके हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हो, बस कुछ मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो, बिना यह सोचे कि वे अच्छे हैं या बुरे, बस उन्हें आते जाते देखो। 2 जर्नलिंग। कभी कभी अपनी फीलिंग्स लिखना बहुत फायदेमंद होता है। जब तुम लिखते हो तो तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, और फिर तुम्हें यह भी एहसास होता है कि यह बस एक थॉट या इमोशन है, कोई सच्चाई नहीं। 3 नेचर ऑब्जर्वेशन। बाहर जाकर प्रकृति को देखना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। जब तुम आसमान में बदलते रंगों को, पेड़ों की हलचल को या पक्षियों की चहचहाट को बिना किसी लेबल के बस ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है। 4 मेडिटेशन। रोज 10-15 मिनट के लिए ध्यान करना, जिसमें तुम सिर्फ अपने थॉट्स को देखने की प्रैक्टिस करो, बहुत फायदेमंद होता है। इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस बैठकर अपने मन में आने वाले विचारों को बिना कोई लेबल दिए देखने की कोशिश करनी है। जब हम नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस नहीं हैं, वे बस एक टेम्परेरी एक्सपीरियंस है जो आते हैं और चले जाते हैं। इससे हमारी जिंदगी में ज्यादा पीस आती है, हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और हम ज्यादा समझदारी से फैसले ले पाते हैं। तो अगली बार जब कोई थॉट या इमोशन आए तो उसे पकड़कर बैठने के बजाय बस उसे देखो। जैसे कि तुम कोई फिल्म देख रहे हो, उसे जज मत करो, उसे अपना मीनिंग मत दो, बस उसे ऑब्जर्व करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक अलग ही तरह की आजादी और सुकून महसूस होगा। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज हमें रोकती है वह हमारे खुद के बिलीव्स होते हैं। यह बिलीव्स बचपन से बनते हैं। समाज, परिवार, दोस्त और हमारे खुद के एक्सपीरियंस से कुछ बिलीव्स हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। ये नेगेटिव बिलीव्स हमारे दिमाग में इस तरह घर कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और लो कॉन्फिडेंस की असली वजह है। लेकिन अगर हम इन्हें पहचाने और इन्हें चैलेंज करें तो हमारी सोच बदल सकती है और एक ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो सकता है। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं या किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें कई तरह के नेगेटिव थॉट्स देने लगता है, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। यह सब बिलीव्स हमारे दिमाग में बिना सोचे समझे सेट हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच को शेप करने लगते हैं। असल में यह बिलीव्स कोई सच्चाई नहीं होते, यह बस हमारे दिमाग में बनी कहानियां होती हैं। अगर हम इन्हें जरा सा ध्यान से देखें और एनालाइज करें तो हमें समझ में आएगा कि यह हमें लिमिट कर रहे हैं। अब अगर तुम इसे सच मान लोगे तो तुम कोशिश ही नहीं करोगे, या अगर करोगे भी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इस बिलीफ को चैलेंज करो और खुद से पूछो, क्या सच में मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ एक सोच है, कोई हकीकत नहीं। शायद तुम पहले भी कई बार अच्छा कर चुके हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बस फेलियर को ज्यादा याद रखता है। इस तरह की नेगेटिव बिलीव्स हमारी एंजाइटी को भी बढ़ाती है। जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका कारण यही बिलीव्स होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर यह बिलीफ है कि अगर मैं किसी से बात करूंगा तो वे मुझे जज करेंगे, तो हर बार जब तुम किसी नए इंसान से बात करने की सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करना शुरू कर देगा। मैंने ठीक से बात की या नहीं, क्या मैंने कुछ गलत कहा, शायद उन्हें मेरी बातें पसंद नहीं है। ये सारे थॉट्स तुम्हारे अंदर घबराहट और डर पैदा कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस बिलीफ को चैलेंज करो और खुद से कहो, क्या हर कोई मुझे जज करने के लिए बैठा है, क्या मैंने कभी ऐसे लोगों से बात की है जो मुझे पसंद करते हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह बिलीफ गलत है।
और इसे बदलने की जरूरत है। हमारे दिमाग में एक खास तरह का पैटर्न बन जाता है। अगर हम बार बार नेगेटिव बिलीव्स को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें सच मान लेता है और हमारी सोच उसी पैटर्न में चलने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस पैटर्न को बदल सकते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल होता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी सोच को बार बार बदलने की कोशिश करें तो नया माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। नेगेटिव बिलीव्स को चैलेंज करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होगा। इसके लिए हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। जब भी तुम्हें कोई डराने या रोकने वाला थॉट आए, उसे लिख लो, फिर उससे पूछो, 1, क्या यह बिलीव सच में सही है? 2, क्या इसका कोई प्रूफ है या ये सिर्फ मेरा डर है? 3, क्या मैं इसे एक और नजरिए से देख सकता हूँ? 4, अगर मेरा कोई दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? मान लो कि तुम्हारे अंदर यह बिलीफ है, मैं कभी लीडर नहीं बन सकता क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अब इस बिलीफ को चैलेंज करो। क्या सच में हर लीडर एक्सट्रोवर्ट होता है? स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे कितने ही सफल लोग इंट्रोवर्ट्स थे, फिर भी वे बड़े लीडर्स बने। जब तुम इस बिलीफ को चैलेंज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक झूठा डर था। नेगेटिव बिलीव्स को बदलने के लिए हमें नए पॉजिटिव बिलीव्स बनाने होंगे। अगर तुम्हारे अंदर यह बिलीफ है कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो इसे बदलकर यह कहना शुरू करो, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बार बार इसे दोहराओ जब तक कि तुम्हारा दिमाग इसे सच मानना न शुरू कर दे। इसके लिए एफर्मेशंस बहुत काम आती हैं। जब तुम बार बार अपने दिमाग को पॉजिटिव बिलीफ से भरोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करने लगेगा। जैसे, मैं अपने फियर से बड़ा हूँ, मैं अपनी सोच बदल सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझ में सफलता पाने की ताकत है, मुझे खुद पर भरोसा है। एफर्मेशंस को रोज सुबह और सोने से पहले बोलने की आदत डालो। इससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे नया पैटर्न बनाने लगेगा। माइंडफुलनेस भी एक बहुत अच्छा तरीका है नेगेटिव बिलीव्स को बदलने का। जब तुम अपने थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि वे बस थॉट्स हैं, कोई सच्चाई नहीं। जब तुम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती है और तुम अपने दिमाग को ज्यादा कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाते हो। एक और बहुत अच्छा तरीका है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जिन लोगों के साथ तुम ज्यादा समय बिताते हो, उनका तुम्हारी सोच पर बहुत गहरा असर होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच भी बदलने लगेगी। इसके अलावा जब भी कोई नेगेटिव बिलीफ तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे तो उसे एक्शन से चैलेंज करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे स्टेप्स लो। पहले अपने दोस्तों के सामने बोलो, फिर छोटे ग्रुप्स में, और फिर धीरे धीरे बड़े स्टेज पर। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही उस पुराने बिलीफ को छोड़कर नए बिलीफ को अपनाने लगता है। नेगेटिव बिलीफ्स को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम इसे सीरियसली लोगे और रोज इसकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगेगा। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग कम होने लगेगी और तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी महसूस होगी। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे चैलेंज करना मत भूलना। उसे बस वैसे ही एक्सेप्ट मत कर लेना, बल्कि उससे सवाल पूछो, उसे प्रूव करो कि वह गलत है। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम अपनी सोच को बदल सकते हो, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। हमारा दिमाग हर वक्त हजारों थॉट से भरा रहता है, कभी किसी अधूरे काम की चिंता, कभी बीते हुए कल की यादें, तो कभी आने वाले कल का डर। जब यह सारी बातें दिमाग में इकट्ठा होती रहती हैं, तो हमारा माइंड एक भारी बोझ जैसा लगने लगता है। हम एंसियस महसूस करने लगते हैं, फोकस नहीं कर पाते, और एक अजीब सा मेंटल क्लट हमारे दिमाग में बना रहता है। इस क्लट को साफ करने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है ब्रेन डंपिंग। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने दिमाग में चल रही हर चीज को बिना किसी रोक टोक के लिख देते हैं।
इससे हमारा दिमाग हल्का हो जाता है, हमारी इमोशंस बाहर निकल जाती हैं और हमें क्लैरिटी मिलती है। इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर उस कमरे में हर जगह सामान बिखरा हुआ हो, चीजें यहाँ वहाँ पड़ी हो और कोई सही ऑर्गेनाइजेशन न हो, तो तुम्हें वहाँ रहना कैसा लगेगा? शायद बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और मैसी। अब सोचो, अगर तुम उस कमरे की सफाई कर दो, फालतू चीजें हटा दो और सब कुछ एक अच्छे तरीके से अरेंज कर दो, तो क्या होगा? तुम्हें अच्छा महसूस होगा, जगह स्पेशियस लगेगी और तुम ज्यादा आराम से रह पाओगे। ब्रेन डंपिंग बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस फर्क इतना है कि यह हमारे माइंड के क्लटर को क्लियर करता है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, तो हमारा दिमाग उसी चीज को बार बार दोहराने लगता है। जैसे मान लो कि तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करनी है, लेकिन साथ ही तुम्हें कुछ और चीजों की भी चिंता हो रही है, जैसे घर के काम, कोई पुराना अनरिजॉल्व्ड इशू या फिर कोई पर्सनल टेंशन। इन सब चीजों के बारे में सोचते सोचते तुम्हारा दिमाग ओवरबर्डन हो जाता है। अब अगर तुम इन सब चीजों को लिखकर बाहर निकाल दो, तो तुम्हारा दिमाग रिलैक्स कर जाएगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक लैपटॉप की रैम खाली करना। जब तक अननेसेसरी फाइल्स वहां होती हैं, तब तक सिस्टम स्लो रहता है, लेकिन जब हम उन्हें हटा देते हैं तो सब कुछ स्मूथ चलने लगता है। ब्रेन डंपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हम अपने नेगेटिव इमोशंस को इफेक्टिवली रिलीज कर सकते हैं। जब भी तुम स्ट्रेस में होते हो या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एंग्जियस महसूस कर रहे हो, तो बस एक नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू कर दो। कुछ भी लिखो जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, बिना सोचे, बिना फिल्टर किए। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारा राइटिंग स्ट्रक्चर्ड हो या उसमें कोई प्रॉपर सेंटेंसेस हो। बस जो भी अंदर चल रहा है उसे बाहर निकाल दो। यह टेक्निक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करने में भी मदद करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें असल में क्या परेशान कर रहा है। हमें लगता है कि हम किसी एक चीज की वजह से परेशान हैं, लेकिन असल में कारण कुछ और ही होता है। जब हम ब्रेन डंप करते हैं तो हमें खुद से जुड़े कई हिडन थॉट्स और इमोशंस का पता चलता है। यह सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। मान लो कि तुम बार बार किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम बस कंफ्यूज्ड और रेस्टलेस महसूस कर रहे हो। अगर तुम इस बारे में लिखना शुरू करो तो धीरे धीरे तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि असल में तुम्हें किस चीज से दिक्कत हो रही है। क्या वह इंसान तुम्हें हर्ट कर रहा है? क्या तुम्हें कोई डर सता रहा है? या फिर तुम बस पुराने मेमोरीज में फंसे हुए हो? जब तुम अपने थॉट्स को बाहर निकालते हो तो यह तुम्हारे इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है और तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। ब्रेन डंपिंग को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो इसे और ज्यादा पावरफुल बना सकती हैं। 8 फ्री राइटिंग यह सबसे आसान तरीका है। बस पेन और पेपर लो और बिना रुके लिखना शुरू कर दो। कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, बस जो मन में आ रहा है उसे फ्लो में लिखते जाओ। 2 कैटेगरी इज ब्रेन डंपिंग। इसमें तुम अपने थॉट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, जैसे पर्सनल वरीज, वर्क स्ट्रेस, फ्यूचर प्लान्स या हेल्थ कंसर्न्स। इससे तुम्हें ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अपने थॉट्स को देखने में मदद मिलेगी। 3 माइंड मैपिंग। अगर तुम्हें लिखने में मजा नहीं आता और तुम्हें चीजों को विजुअली देखना पसंद है, तो तुम माइंड मैप्स बना सकते हो। इसमें तुम एक मेन थॉट लिख सकते हो और उससे जुड़े हुए सारे सब थॉट्स ड्रॉ कर सकते हो। 4 नाइट टाइम ब्रेन डंप। सोने से पहले ब्रेन डंपिंग करना बहुत इफेक्टिव होता है। कई बार हम सोने जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग बंद नहीं होता, हजारों चीजें उसमें घूमती रहती हैं। इस वजह से हमें ठीक से नींद नहीं आती। लेकिन अगर हम सोने से पहले कुछ काम कर लेते हैं, हमारी नींद अच्छी हो जाती है। पहले अपने दिमाग में चल रही सारी बातें लिख दें तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और हमें अच्छी नींद आती है। 5 ग्रेटिट्यूड ब्रेन डंप सिर्फ प्रॉब्लम्स और वरीज को ही नहीं, बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स और अचीवमेंट्स को भी लिखो। जब हम उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ब्रेन डंपिंग का सबसे अच्छा फायदा यह है कि यह हमारी ओवरथिंकिंग को कम करता है। जब कोई थॉट हमारे दिमाग में बार बार घूमता रहता है
तो वे हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। लेकिन जब हम उसे लिख देते हैं तो वे हमारे दिमाग से बाहर निकल जाता है और हमें मेंटल पीस मिलती है। यह तकनीक डिसीजन मेकिंग में भी मदद करती है। जब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ब्रेन डंपिंग हमें क्लैरिटी देता है। तुम अलग अलग पॉसिबिलिटीज को लिख सकते हो, उनके प्रोज और कॉन्स देख सकते हो और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। इमोशनल हीलिंग के लिए भी यह एक बहुत पावरफुल तरीका है। अगर तुम्हारे अंदर कोई पुराना गम, दर्द या गिल्ट है तो उसे लिख दो, अपने इमोशंस को वर्ड्स दो और उन्हें बाहर निकाल दो। इससे तुम्हें इमोशनल रिलीफ मिलेगा और तुम ज्यादा हल्का महसूस करोगे। सबसे अच्छी बात यह कि ब्रेन डंपिंग करने के लिए तुम्हें किसी भी तरह की स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। बस एक नोटबुक लो और लिखना शुरू कर दो। अगर तुम रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट भी यह प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा, स्ट्रेस कम होगा, ओवरथिंकिंग घटेगी और तुम्हें अपनी लाइफ में ज्यादा कंट्रोल महसूस होगा। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग किसी बोझ से भारी लगे तो उसे अपने अंदर रखने के बजाय बाहर निकाल दो। लिखो, बिना रुके, बिना सोचे, और देखो कि तुम्हारा माइंड कैसे फ्री और रिलैक्स्ड महसूस करता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। कोई आर्गुमेंट, कोई फेलियर, कोई ऐसा मोमेंट जो हमें बार बार याद आता है और परेशान करता है। हम अपने इमोशंस में इतना डूब जाते हैं कि सिचुएशन को सही नजरिए से देख ही नहीं पाते। हमारा दिमाग बार बार उसी बात को सोचता रहता है और हम ओवरथिंकिंग या अननेसेसरी स्ट्रेस में फंस जाते हैं। ऐसे समय पर सेल्फ डिस्टेंसिंग की स्किल बहुत काम आती है। यह एक टेक्निक है जिससे हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना और सिचुएशंस को एक ज्यादा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से देखना सीखते हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग का मतलब है कि अपनी जिंदगी की किसी सिचुएशन को कुछ दूर से देखना। इमेजिन करो कि तुम्हारी कोई बहुत करीबी दोस्त तुम्हारी ही तरह की परेशानी में है और वह तुमसे सलाह मांग रही है। तुम उसे क्या कहोगे? जाहिर सी बात है कि तुम उसे काल्म होकर लॉजिकल तरीके से एक बैलेंस्ड एडवाइस दोगे। लेकिन जब वही बात खुद के साथ होती है तो हम इतने ज्यादा इवॉल्वर्ड हो जाते हैं कि क्लियर सोच ही नहीं पाते। सेल्फ डिस्टेंसिंग हमें हमारी फीलिंग से अलग होने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हम अपने इमोशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करें। मान लो कि तुम्हारा किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम पूरी तरह से अपने गुस्से में डूब जाओगे तो हो सकता है कि तुम कुछ ऐसा कह दो जिससे तुम्हारे रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाए। लेकिन अगर तुम इस सिचुएशन को कुछ दूर से देखो तो तुम्हें यह समझ आएगा कि गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन उसे सही तरीके से हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी सिचुएशन को पहले व्यक्ति के नजरिए से देखते हैं तो हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखें तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। इसका एक सिंपल तरीका यह है कि जब भी तुम किसी परेशानी में फंसे हो तो खुद से यह मत पूछो मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, बल्कि यह पूछो अगर कोई और इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब हम सेल्फ डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। हम अपनी इमोशंस को ज्यादा इफेक्टिवली रेगुलेट कर पाते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तो हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर हम कुछ पीछे हटकर सोचें तो हम ज्यादा काल्म और रैशनल तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। वे सेल्फ डिस्टेंसिंग की मदद से हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी ज्यादा हेल्थी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। कई बार हम किसी पेनफुल मेमोरी में फंसे रह जाते हैं, कोई पुरानी गलती, कोई बुरा अनुभव या कोई ऐसा मोमेंट जिसे हम बार बार याद करके दुखी होते रहते हैं। अगर हम इसे बहुत करीब से देखते हैं तो वह दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम इसे कुछ डिस्टेंस से देखें तो हमें समझ में आता है कि वह सिर्फ हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था, न कि पूरी जिंदगी। सेल्फ डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो इसे और ज्यादा आसान बना सकती हैं। पहला, थर्ड पर्सन थिंकिंग। जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो अपनी सिचुएशन को
थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। जैसे कि अगर तुम्हारा नाम राहुल है तो अपने आप से यह मत पूछो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूं, बल्कि यह सोचो अगर राहुल इस प्रॉब्लम में होता तो वह क्या करता। यह तुम्हारे दिमाग को ऑटोमेटिक एक ऑब्जर्वर मोड में डाल देता है और तुम ज्यादा ऑब्जेक्टिव होकर सोच पाते हो। दूसरा, जर्नलिंग अपनी फीलिंग्स का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब तुम अपने इमोशंस को कागज पर उतारते हो तो तुम उन्हें बाहर से देख पाते हो और उनका एनालिसिस कर पाते हो। राइटिंग तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी देता है और तुम्हारी इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करता है। तीसरा, विजुअलाइजेशन कभी कभी खुद को मेंटली अपनी स्थिति से अलग करने का एक अच्छा तरीका है। तुम इमेजिन करो कि तुम किसी मूवी को देख रहे हो और उसमें मुख्य पात्र तुम खुद हो। जब तुम अपनी ही लाइफ को एक स्टोरी की तरह देखने लगते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि हर स्टोरी का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। चौथा, स्लो ब्रीथिंग और मेडिटेशन। जब हम किसी इमोशन में फंसे होते हैं तो हमारा दिमाग फास्ट रिएक्शंस देने लगता है, लेकिन अगर हम कुछ देर डीप ब्रीदिंग करें या मेडिटेशन करें तो हमारा दिमाग नेचुरली सेल्फ डिस्टेंसिंग मोड में चला जाता है और हमें सिचुएशन को काल्म होकर देखने का मौका मिलता है। पांचवा, डिस्कसिंग विद समवन एल्स। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी और से डिस्कस करते हैं तो हमें उनके नजरिए से चीजों को देखने का मौका मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि शायद हम किसी छोटी बात को ज्यादा बड़ा बना रहे हैं या हम चीजों को जरूरत से ज्यादा पर्सनली ले रहे हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। यह हमें हमारी ग्रोथ को समझने में भी मदद करता है। कई बार हम अपनी ही प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने अंदर ही इतने ज्यादा फंसे रहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ पीछे हटकर देखें तो हमें महसूस होगा कि हमने कितना कुछ सीखा है, कितनी चीजों को ओवरकम किया है और कितनी ग्रोथ की है। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए सेल्फ डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। ये हमें हमारे थॉट्स और फीलिंग से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह सिखाता है कि हम उन्हें सही तरीके से मैनेज करें। जब हम इस स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो हम ज्यादा पीस महसूस करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं और हम जिंदगी के हर चैलेंज को एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस माइंडसेट के साथ हैंडल कर पाते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी मुश्किल में फंसे हो तो खुद से यह मत पूछो कि मैं क्या करूं, बल्कि यह सोचो अगर मैं किसी और को इस सिचुएशन में देखता तो मैं उसे क्या सलाह देता। यह सिंपल सी टेक्निक तुम्हें हर सिचुएशन में एक बेटर और मोर ऑब्जेक्टिव इंसान बनने में मदद करेगी। हम सब अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमें गर्व महसूस हो, लेकिन कई बार यह चाहत धीरे धीरे परफेक्शनिस्ट में बदल जाती है और फिर यही चीज हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। हमें लगता है कि जो भी करे वह बिल्कुल फ्लॉस हो, उसमें कोई गलती ना हो, लेकिन क्या सच में परफेक्शन हासिल किया जा सकता है? सच तो यह है कि परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसा गोल जिसे कभी भी पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम परफेक्शन के बजाय एक्सीलेंस की ओर बढ़ने की सोचें तो हमारी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, हम ज्यादा सीखेंगे और हमारी जिंदगी ज्यादा संतोषजनक होगी। परफेक्शनिस्ट में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें प्रोग्रेस करने से रोकता है। जब हम किसी काम को करने से पहले ही यह सोचने लगते हैं कि यह बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए तो हम या तो उसे शुरू करने से डरते हैं या बार बार उसे इतना ज्यादा सुधारते हैं कि अंत में हम उसे खत्म ही नहीं कर पाते। यह ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है और हमें अनावश्यक स्ट्रेस और एंजाइटी देने लगता है। इमेजिन करो कि तुम्हें कोई नई स्किल सीखनी है, जैसे पेंटिंग या राइटिंग। अगर तुम्हारा माइंडसेट परफेक्शनिस्ट वाला है तो तुम हर स्ट्रोक, हर वर्ड को बार बार चेक करोगे और हर छोटी सी गलती को सुधारने की कोशिश करोगे। लेकिन इससे क्या होगा? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा क्योंकि तुम हर बार अपनी कमियों पर ही ध्यान दोगे। तुम उस काम का मजा नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम्हारा फोकस इम्प्रूवमेंट पर नहीं बल्कि फेललेसनेस पर होगा। लेकिन अगर तुम इसे एक्सीलेंस के नजरिए से देखो तो तुम इसे एक लर्निंग प्रोसेस की तरह लोगे। तुम अपनी मिस्टेक से सीखोगे, उन्हें एक्सेप्ट करोगे और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बेटर बनाओगे। परफेक्शनिस्ट में
कि एक और दिक्कत यह है कि यह हमें फेलियर से डराता है। एक परफेक्शनिस्ट इंसान के लिए फेलियर का मतलब होता है कि वह पूरी तरह से नाकाम हो गया। लेकिन सच तो यह है कि फेलियर सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम गलती करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अगर हम परफेक्शनिस्ट के कारण हर गलती से बचने की कोशिश करेंगे तो हम सीखने के मौके भी खो देंगे। इस माइंडसेट को बदलने के लिए हमें परफेक्शनिज्म को पहचानना और उसे चैलेंज करना जरूरी है। कई बार हम यह महसूस भी नहीं करते कि हम परफेक्शनिज्म की तरह सोच रहे हैं। अगर तुम में यह आदत है कि कोई भी काम तब तक सबमिट नहीं करते जब तक वह बिल्कुल परफेक्ट न लगे, या अगर तुम छोटी छोटी गलतियों को लेकर खुद को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो, तो यह परफेक्शनिस्ट के साइंस है। यदि इस कहानी ने आपके अंतर्मन की किसी दीवार पर दस्तक दी हो तो ऑडियो बुक गैंग को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई कहानी और नए सफर के साथ। जय हो।